हेलो गाइस, वेलकम बैक। हमने कल के क्लास में डिस्कस किया था कि हमने डेफिनेशंस भी कर लिया था। हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर 2 में भी सेक्शन 8 तक हम कर चुके थे। और मैंने आपको कल भी बताया था कि 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज हम लोग 9, 10, 11 करेंगे इन डिटेल थोड़ा सा, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि ये बता रहा है कि किस किस ग्राउंड्स पे आप रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज हो सकता है आपके ट्रेडमार्क का। तो एज एन एजेंट दैट विल बी अ रिक्वायरमेंट जब आप बाद में काम भी करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फाइल किया, तो आपको एक क्वेरी आती है, आपको एक रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट में अगर वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं आपके रिपोर्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट करते हैं इधर 9 में या 11 में। मोस्टली कुछ ऐसे एंसिलियरीज भी हो सकते हैं, बट मोस्टली 9 या 11 में ही रिफ्यूजल होती है, आई मीन ऑब्जेक्शन होती है। तो 9 इज एब्सोल्यूट ग्राउंड, जहाँ पे बहुत रेयर मिलता है आपको ऐसा ये करना के लिए कि कैसे आपको मिल जाए। कुछ केसेस होते हैं जिसमें मिल भी जाते हैं। तो अ, अभी 9 और 11 हम लोग पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं आज के डेट को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप याद करना शुरू कीजिए सेक्शंस को। इसके अलावा मेरे नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ब्लॉग में, इसी नाम से legalllama.blogspot.com। तो अगर आपको ऐसे ज़रूरत होगी तो आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। मैं इसको नोट्स बेसिस पे यहाँ इसलिए नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स के लिए नहीं, आपको सेक्शंस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सेक्शन जो है वो एक उसी के बेसिस पे एक्चुअली क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको सेक्शंस आते रहते हैं तो बहुत इजीली सारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। सब्जेक्टिव जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्टिव जो होते हैं वो भी बहुत बड़े बड़े तो होते नहीं है एग्जाम में। तो सब्जेक्टिव के लिए आप नोट्स मेरा चेक कर सकते हैं। और आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 9, एब्सोल्यूट ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो इसका जो 9(1) है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले 9(1) कर रही हूँ। द ट्रेड मार्क्स A, which are devoid of any distinctive character, that is to say, not capable of distinguishing the goods or services of one person from those of another person। तो यहाँ क्या मतलब हुआ? देखिए यहाँ पे एक important term है कि ये डिवॉइड ऑफ एनी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, यानी कुछ डिस्टिंक्शन नहीं है। क्योंकि ये क्या है? ये क्रिएटिव वर्क है आपका। आपका जो नाम रहेगा, डिवाइस रहेगा, कलर कॉम्बिनेशन रहेगा, वो आपका एक डिस्टिंक्टिव क्रिएटिव कैरेक्टर है जो कि आपने अपने क्रिएशन से स्टार्ट किया है, बनाया है। तो अगर वो डिस्टिंक्ट नहीं है किसी और से, सपोज कीजिए माजा एक ब्रांड है और आप भी एक जूस बेच रहे हैं जिसका नाम आपने रख दिया मिर्जा। तो माजा और मिर्जा में कोई डिस्टिंक्शन बहुत है नहीं। यानी कोई मिर्जा देख रहा है तो माजा शायद सोच कर ले ले, या माजा देख रहा है तो उसको लग रहा है वो मिर्जा ले रहे। तो वो डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से वो केपेबल नहीं होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। 9(1)(b), which consists exclusively of marks or indications which may serve in trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, values, geographical origin of the time of production of the goods or rendering of the services or other characteristics of the goods or services। जैसे अब ये बोल रहे हैं kind, तो वो बता रहा है, अगर ये डेफिनेशन आपको बता रहा है कि क्या kind है। फॉर एग्जाम्पल 100% कॉटन आपने नाम ही रख दिया और आप वही चीज बेच भी रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? वो आपको आप बता रहे हैं कि क्या काइंड है या किस तरह का है। अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी अगेन जैसे मर्सराइज्ड कॉटन है, आपने वही नाम भी रख दिया, तो अगेन वो बता रहे हैं। क्वांटिटी जैसे मान लीजिए आप जूस का कुछ बेच रहे हैं या फिर कोई लिक्विड बेच रहे हैं और वो 1 लीटर की कैपेसिटी वाला बॉटल बेच रहे हैं, आपने उसका नाम ही रख दिया 1 लीटर, तो वो क्वांटिटी बता रहा है। इंटेंडेड पर्पस फॉर मे बी फायर रेजिस्टेंट चीज बेच रहे हैं, फायर बेच रहे हैं, फायर रेजिस्टेंट आपने नाम ही रख दिया, तो फिर वो अगेन वो हो जाएगा। उसी तरह से जोग्राफिकल ओरिजिन, अब जैसे कोल्हापुरी चप्पल है, आपको पता है कि कोल्हापुरी चप्पल को जीआई मिला है। तो मान लीजिए किसी ने वो ब्रांड बेचना शुरू किया जो कि कोल्हापुर में बना रहा है, कोल्हापुरी चप्पल ही बना रहा है, और उसने नाम ही रख दिया कोल्हापुरी चप्पल, तो या कोल्हापुर के चप्पल, तो वो अगेन
डेजिग्नेट कर देता है उसके जो जहां से आया है उसको, विच इज नॉट अलाउड एज अ ट्रेडमार्क। और टाइम ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए दूध जो है वो सुबह आता है तो आपने 9 AM कर दिया, या उसी तरह से सर्विसेज के लिए भी, जैसे मान लीजिए आप 9 o'clock में दूध डिलीवरी करते हैं, आपका ये यूएसपी है और आपने नाम ही रख दिया 9 AM डिलीवरी, तो वो अगेन पर्पस फेल कर देता है। C, which consists exclusively of marks or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade. यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको कहूंगी डालडा का। जैसे डालडा जो है अनसैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड ऑयल है। अब उसको डालडा वी नो एज अ ब्रांड, वो नाम है किसी कंपनी का, बट डालडा कहने पर इमिजिएटली हमें समझ में आता है ये वही अनसैचुरेटेड ऑयल जो है वही हो गया डालडा। तो अगर डालडा इस्टेब्लिश्ड नेम हो गया है एज अ लैंग्वेज पर्पस टू सिनोनिमली अंडरस्टैंड कि ये वही चीज बेच रहे, तो आप उसको उसका नाम नहीं ले सकते। उसी तरह से जैसे जेरोक्स है, जेरोक्स इज अ नेम ऑफ अ कंपनी, बट जेरोक्स अगर कभी कभी हम लोग कहते हैं इसको जेरोक्स करा लाइए, तो वो नहीं हो सकता, विल शैल नॉट बी रजिस्टर्ड, यानी वो होंगे ही नहीं रजिस्टर। तो बट इसके अंदर कुछ उन्होंने कंडीशंस दे दिए जिसके बेसिस पे वो हो सकते हैं। वो क्या कंडीशन है? वेल नोन ट्रेडमार्क है। जैसे मान लीजिए कि मैं आर्बिट्रली में एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज कीजिए एप्पल ने रजिस्टर्ड नहीं किया, पर आपको पता है कि एप्पल ब्रांड क्या बेचता है, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे क्या 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 चीजें वो देता है, तो आप क्या है, वो एक वेल नोन ट्रेडमार्क है। या फिर सपोज करो रेमंड्स है, तो वेल नोन ट्रेडमार्क है, तो वो अगर रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे और वो इन इन सब में से किसी कैटेगरी में यानी ए बी या सी में फॉल कर रहे हैं, तो भी उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। मतलब उनको उसके बेसिस पे रिफ्यूज नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत पहले से अपना डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर एक्वायर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर विच कंडीशन में भी, ऐसा अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो under which condition it will be registered under section 9(1). 2, 9 का 2, a mark shall not be registered as a trademark if पहला it is of such nature as to deceive the public or cause confusion। जैसे मैंने माजा और मिर्जा का बोला, तो वो क्या है, वो उनका जो मेंसरिया है वो कंफ्यूज करके उनके कस्टमर को अपना कस्टमर बनाना ही है, तो वहां पे भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। 2 का भी it contains or comprises of matter likely to hurt the religious susceptibilities of any class or section of the citizen of India। तो जैसे कोई जैसे किसी देवी का नाम पर कोई ऐसी चीज बेच रहे हो जो कि विल नॉट बी वेरी conducive to be associated with for a religious person or religious deity to that particular product, और उससे किसी को सेंटिमेंट्स को हार्म हो जाए, हर्ट हो जाए, तो फिर वो भी रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। जैसे मान लीजिए हालेलुया है, अब वो एक टर्म है जो कि लोग भगवान को याद करके बोलते हैं, और आप उसको यूज कर रहे हैं मे बी गन बेचने के लिए, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। It comprises or contains scandalous or obscene matter. I think this is quite explanatory in nature. इसको मुझे बहुत डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है। Its use is prohibited under the Emblems and Names Prevention of Improper Use Act 1950. So यहाँ पे ये एक्ट में दिया हुआ है कि एम्बलम्स को, फ्लैग को या इस तरह की चीजों को ट्रेड पर्पस से यूज नहीं किया जा सकता है, तो सेम अप्लाइज ओवर हियर एज वेल। Section 9(3). A mark shall not be registered as a trademark if it contains exclusively of A, the shape of goods which results from the nature of goods themselves। जैसे for example excuse me, कि कोई प्रोडक्ट जो है वो मैंगो जूस बेचते हैं, और उन्होंने जो उसकी बॉटलिंग की है वो इन द शेप ऑफ मैंगो है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो वही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और उसी का शेप ले लिया है उन्होंने बेचने के लिए, और उसको वो रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो वो शेप रजिस्टर नहीं होगा।
B, the shape of goods which is necessary to obtain a technical result. तो अगेन जैसे कुछ फ्लिप करके खोलते हैं, कोई कोई प्रोडक्ट्स होते हैं कि फ्लिप करके खोलें और फिर वो स्क्वैश कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक तरीके से उसको ट्विस्ट करेंगे तो ही खुलेगा, और आप उसी चीज को उस शेप को आप जाते रजिस्टर करने। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली देयर वाज अ केस जहाँ पे कोलगेट चाहते थे कि उनका जो स्ट्रिप निकलता है कोलगेट का अपने पेस्ट के ट्यूब से, वो स्ट्रिप के फिगर को या फोटो को वो रजिस्टर करें, बट दिस वाज नॉट अलाउड, सेइंग कि इस तरह का स्ट्रिप तो हर एक टूथपेस्ट का निकलता है, तो आप अगर रजिस्टर करा लेंगे तो फिर बाकी लोगों के लिए वो बियॉन्ड लिमिट्स हो जाएगा वो फोटो यूज करना। द शेप विच गिव सब्सटैंशियल वैल्यू टू द गुड्स, मतलब मान लीजिए जूस ही है तो मे बी वो मिक्स जूस बेच रहे हैं या फिर फ्लेवर ड्रिंक बेच रहे हैं, तो उसका वो सब्सटैंशियल वैल्यू दे रहा है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या दिया इन्होंने, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, एक्सप्लेनेशन अगर दिया जाता है इस एक्ट के लिए तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए उसको कैसे लेना है ये एक्सप्लेनेशन एक्चुअली बताता है। For the purpose of this section, the nature of goods or services in relation to which the mark is used or proposed to be used shall not be the ground for refusal of registration. यानी आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं या जो सर्विसेज दे रहे हैं उनके बेसिस पे आप मत ये कीजिए। जैसे जूस बॉटल में बेच रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि जूस मत बेचिए बॉटल में, आप ये कह सकते हैं कि इस बॉटल को आप रजिस्टर मत कराइए, आप रजिस्टर नहीं करा सकते। 10 जो है वो दिया तो हुआ है क्योंकि हम ट्रिप्स के सिग्नेटरी हैं, हमें ज़रूरत है ये देने की, बट इंडिया में ये अभी इसको नहीं अप्लाई किया जा रहा है, यानी कलर के मार्क को नहीं दिया जा रहा। वो पूछते हैं जब आप फाइल करते हैं तो वो पूछते हैं कि जो डिवाइस है उसका कैसा, उसकी मतलब उसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, तो आप मान लीजिए लीफ दिए हुए हैं और पीछे बैकग्राउंड ग्रीन है और लीफ जो है येलोइश कलर का है, तो आप उस तरह से लिखते हैं। लेकिन इसी तरह का दूसरा अगर किसी ने दूसरे कलर में किया है तो उसको वो अलाउड नहीं होगा, ये कह के कि उसने दूसरा कलर किया है वो अलाउड नहीं होगा। तो 10 इज स्टिल नॉट अप्लाइड ओवर हियर, इसीलिए उसका 10 का 2 जो है वो ये एक्सप्लेन कर देता है। सो लिमिटेशन एज टू कलर 1, a trademark may be limited wholly or in part to any combination of colors, and any such limitation shall be taken into consideration by the tribunal having to decide on the distinctive character of the trade. अब जैसे एक बार कैडबरी जो है वो उन्होंने चाहा था इसको करना अपने वॉयलेट पर्पल कलर को, बट उसमें दिक्कत आई थी। 10 का 2, सो फार एज अ ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड विदाउट लिमिटेशन ऑफ कलर इट शैल बी डीम टू बी रजिस्टर्ड फॉर ऑल कलर्स। तो जैसे मैंने बताया अगर उन्होंने लीफ का एक्सप्लेनेशन दिया है कि येलो कलर लीफ है बैकग्राउंड ग्रीन है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ येलो और ग्रीन बैकग्राउंड में जो आएगा ऐसा नहीं, हर एक जगह जहाँ पे लीफ रहेगा वो रजिस्टर नहीं होगा, मतलब उस क्लास में। ना 11th, कई बार आपको जब भी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आएगा मोस्टली वो 11 में ही आता है, तो यहाँ पे मतलब वो है कंडीशन है कि हो सकता है नहीं हो सकता, अगर आप एक्सप्लेन कर लेते हैं तो रिलेटिव ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन 11 का 1 कहता है सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 12, सेक्शन 12 अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो इट्स फॉर किसको अलाउ किया गया है ये बताता है सेक्शन 12 जो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, जब 12 करूंगी तो मैं बता दूंगी कि 11 के साथ वो कैसे कनेक्ट किया गया है। अ ट्रेडमार्क शैल नॉट बी रजिस्टर्ड इफ because of a its identity with an earlier trademark and similarity of goods or services covered by the trademark। ठीक है, जैसे उसकी कोई एक ट्रेडमार्क है जिसके साथ इसका सिमिलर है और उसी क्लास ऑफ गुड्स में है, तो फिर वो उसको ऑब्जेक्ट किया जाएगा, यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन फॉर इट कि क्यों कर दिया जाए आपका रजिस्टर। बी इट्स सिमिलैरिटी टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क एंड द आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज कवर्ड बाय द ट्रेडमार्क। ठीक है, सिमिलर है, सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे अंतर मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि कोई भी जैसे वेल नोन ट्रेडमार्क की बात अगर ना करें, तो अगर मैं नॉर्मली की बात करूँ, सपोज करो एक ब्रांड है जिसका नाम है सैंगो, और वो सैंगो जो है वो बैग्स बेचता है, तो उन्होंने अपना रजिस्टर किया सैंगो नेम फॉर बैग्स, यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स मैं बता रही हूँ 1 से 45 तक में उनके बैग्स बेचते हैं वो सैंगो नेम से, तो सैंगो उन्होंने रजिस्टर किया बैग्स के क्लास में। बट कोई और जो है
सैंगो नेम यूज कर रहा है, मे बी फॉर जूस ब्रांड। तो यहाँ पे नेम सिमिलर है, सेम मान लो नाम है, बट दे आर फॉर डिफरेंट गुड्स, तो वहां पर रजिस्ट्रेशन होने की संभावना है। बट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिटी विथ एन अर्लियर मार्क एंड सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। उसी तरह से सिमिलैरिटी टू एन अर्लियर ट्रेडमार्क एंड आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। तो कई बार ऐसा होगा कि सेम सिमिलर है, सैंगो किसी ने किया और किसी ने लैंगो किया है, तो सिमिलर है, और वो सेम ही गुड्स में है, जैसे वो भी बैग्स ही बेच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पब्लिक को कंफ्यूजन हो जाएगी। So there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association with the earlier trademark. 11 का 2, a trademark which is identical with or similar to an earlier trademark and, so इसमें and लगा रहा है, यानी पहला कंडीशन भी फुलफिल होगा और सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगा, तो क्या होगा, B is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trademark is registered in the name of a different proprietor, shall not be registered, कब रजिस्टर नहीं होगा, ऐसे रजिस्टर हो जाएगा, बट कब रजिस्टर नहीं होगा, इफ और टू द एक्सटेंड द अर्लियर ट्रेडमार्क इज वेल नोन ट्रेडमार्क इन इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एप्पल है, एप्पल इज अ वेल नोन ट्रेडमार्क इन इंडिया, और एप्पल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचता है, लेकिन कोई अगर फर्नीचर बेचना चाह रहा है और वो क्या नाम ले रहा है, एप्पल ही डाल रहा है, तो उसका गुड्स तो डिफरेंट हो गया, जो कि ए बोल रहा था, 1 बोल रहा था, 11 का 1, कि अगर दूसरे क्लास में है, सिमिलर नेम है, तो रजिस्टर हो जाएगा, बट सिमिलर क्लास में है, सिमिलर प्रोडक्ट है, तो नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। तो यहां पर वो बोल रहे हैं कि वो तब नहीं होगा, कंडीशन ये है कि जब पहला मार्क जो रजिस्टर्ड है वो बहुत वेल नोन ट्रेडमार्क है। तो क्या होता है इसमें, मैं अगर फर्नीचर खरीदने जाऊंगा तो मुझे ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि हो सकता है एप्पल वालों ने फर्नीचर भी लॉन्च कर दिया होगा, एंड द यूज ऑफ द लेटर मार्क विदाउट ड्यू कॉज वुड टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ और बी डेट्रीमेंटल टू द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर और रिप्यूट ऑफ द अर्लियर ट्रेडमार्क। So 3 है, uh, a trademark shall not be registered if or to the extent that its use in India is liable to be prevented. A, क्यों, कब हम उसको किस किस कंडीशन में रोका गया हुआ है, हो सकता है किसी और लॉ की वजह से उसको रोका गया है कि इसको रजिस्टर्ड नहीं किया जाए, तो जब वो लॉज अप्लाई हो रहे हैं, तो कौन कौन से लॉज ये भी बता रहा है, वो लॉज जब अप्लाई हो रहे हैं तब हम रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहला है अगर उसको पासिंग ऑफ में प्रोटेक्ट किया गया है एक अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को, और वही अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क अब तुम अपने लिए रजिस्टर कराने जा रहे हो, जो कि तुम दूसरे प्रोपराइटर हो, तो रजिस्टर्ड नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि पासिंग ऑफ क्या है, कॉमन लॉ कोड प्रिंसिपल है, इस पर अप्लाई होती है, ये मतलब आईपीआर के अंडर में नहीं आता है, इसमें किसी ने रजिस्टर्ड नहीं किया है बट उसका ट्रेडमार्क बहुत पहले से है, तो उसको भी सेफगार्ड किया गया है अंडर लॉ, सेइंग दैट पासिंग ऑफ जो है वो उसको मिलेगा, यानी कॉमन लॉ कोड्स में वो जाके कह सकता है कि मेरे ट्रेडमार्क को कोई और कॉपी कर रहा है, तो उसको वो प्रिवेंट कर सकता है फ्रॉम कॉपीइंग। तो यहाँ पे अगर किसी को पासिंग ऑफ में प्रोटेक्शन मिल गया है, तो उसके मार्क को आप आईपीआर के, आई मीन ट्रेडमार्क के ऑफिस में जाकर रजिस्टर नहीं कर सकते। दूसरा, बाय वर्च्यू ऑफ लॉ ऑफ कॉपीराइट, यानी किसी को कॉपीराइट मिली हुई है तो उसको भी आप यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकते, तब जब वो कॉपीराइट में भी वो, जैसे मान लीजिए ये दिल मांगे मोर इज अ स्टेटमेंट, जो उन्होंने कॉपीराइट में रजिस्टर किया, या फिर कोई डिवाइस है, डिजाइन बनाया, उसको कॉपीराइट में सेफगार्ड किया है, तो यहाँ पर आप उसको नहीं कर सकते। इसका 11 का 4 कहता है, nothing in this section shall prevent the registration of trademark where the proprietor of earlier trademark or other earlier rights consents to the registration, यानी मैंने मान लिया प्रोप्राइटर होके कि चलो उनको रजिस्टर करने दे दिया जाए, मे बी अंडर लाइक अंडर 12, जो भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये उस समय रजिस्टर किया जा सकता है। क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अर्लियर ट्रेडमार्क मीन्स, मतलब अर्लियर कौन सा होगा, अर्लियर वह होगा जो पहले से या तो उन्होंने अप्लाई कर दिया एज एन एप्लीकेशन, या फिर इंडिया में नहीं, कन्वेंशन कंट्री होने के बाद उन्होंने कहीं और कंट्री में अप्लाई किया है तो भी उनको मिलता है, या फिर उन्होंने इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन कराया है तो उनको अर्लियर ट्रेड मिल जाता है,
कि इस डेट को इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, और अगर मैंने उसके बाद में कराया, इवन दो मैं कन्वेंशन नहीं करा रहा हूँ, इंटरनेशनल नहीं करा हूँ, मैं सिर्फ इंडिया में करा रहा हूँ, तो भी मुझे वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा जो उनको मिल रहा है, जो कि हमने आगे पढ़ा है पहले के ये में, कि अर्लियर वर्ड यूज हुआ है, अर्लियर ट्रेडमार्क, तो यहाँ पर अर्लियर का मतलब ये होता है। अभी हम लोग आगे के क्लासेस में कन्वेंशन एप्लीकेशन और इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसके क्वेश्चंस आने की संभावना है। बी क्या कहता है? A trademark which on the date of application for registration of trademark in question or were appropriate of the priority claimed in respect of application was entitled to protection as a well-known trademark, क्योंकि उसने प्रायोरिटी क्लेम किया कि मेरा वेल नोन ट्रेडमार्क है, एज अ प्रायोरिटी डेट मुझे वो मिले तो वो अर्लियर मार्क कहलाएगा। ठीक है। फिफ्थ, a trademark shall not be refused registration on the ground specified in subsection 2 and 3। अभी आपने पढ़ा है 2 और 3, क्या है 2 और 3? 2 जो है वो आइडेंटिकल और सिमिलैरिटी पर है, यानी कि सेम प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट, सेम क्लास, सिमिलर क्लास, सेम डिवाइस या फिर सिमिलर डिवाइस। और 3 जो है उसको किसी अदर लॉ में प्रोटेक्शन है, इसकी वजह से आपको वो नहीं मिल सकता है। तो ये है आपका 2 और 3। Unless objection on any one or more of those grounds is raised in opposition proceedings by the proprietor of earlier trademark, जो कि अभी earlier को उन्होंने explain किया है। Sixth, the registrar shall, while determining whether a trademark is a well-known trademark, take into account any fact which he considers relevant for determining a trademark as a well-known trademark, including। तो यहाँ पर वेल नोन जो है वो टर्म को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि क्या होता है वेल नोन, किसको मानेंगे। वेल नोन एक सब्जेक्टिव वर्ड है जिसको किसी भी कंडीशन से माना जा सकता है, तो यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन स्पेसिफाई किया है। लेटर ऑन कोर्ट्स ने ऑल्सो हैव गिवन वेरियस जजमेंट्स जिसके बेसिस पर वेल नोन को डिफाइन किया गया है। तो पहला क्या है? द नॉलेज और रिकॉग्निशन ऑफ दैट ट्रेडमार्क इन द रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द पब्लिक, इंक्लूडिंग नॉलेज इन इंडिया ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ द ट्रेडमार्क, यानी उसको लोग जान रहे हैं। अब जैसे कुछ चीजें ऐसी चीज है जो कि जैसे पेन है, अब ये पेन जो है सपोज करो रेनॉल्ड्स का पेन है, वो लोग जिनको पेन से कोई मतलब नहीं है अपने डेली कोर्स ऑफ लाइफ में, हो सकता है उनको रेनॉल्ड्स पेन का पता नहीं हो, तो यानी रेलिवेंट सेक्शन ऑफ पब्लिक को ये पता होना चाहिए। उसके बाद कब से है, कितनी दूरी तक है, कौन से जोग्राफिकल एरिया में वो यूज होता है। जैसे एक मान लीजिए सुधा पेड़ा है, सुधा पेड़ा आपको पटना में मिलता है, काफी फेमस भी है, झारखंड में भी मिलता है, तो ये लेकिन आपको महाराष्ट्र में वो नहीं मिलता है, तो उसका जोग्राफिकल ओरिजिन और एरिया जो है ऑफ नॉलेज उसके बारे में उसका एक्सटेंड बहुत बड़ा नहीं है। of any promotion of the trademark including advertising or publicity and presentation, यानी सीधे सीधे कहा जाए तो आपने कितने खर्चे किए हैं उसको प्रमोट करने में, कहाँ कहाँ आपने उसको एग्जिबिट किया है, ये भी एक important criteria to understand if it is a well known trademark or not। The duration and geographical area of any registration of or any application for registration of that trademark under this act to the extent that they reflect the use or recognition of the trademark, यानी इतना दूर है, इतना जान है कि लोग इसके बारे में जानते हैं। Fifth, the record of successful enforcement of the rights in that trademark, in particular the extent to which the trademark has been recognized by any court, जैसे वेल नोन के लिए हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि पासिंग ऑफ मिला है तो उसमें कोर्ट डिसाइड किया है कि वह वेल नोन है, या फिर रजिस्ट्रार ने डिसाइड किया कि वेल नोन है तो भी उसको वेल नोन मान लिया जाएगा। 7. The registrar shall, while determining as to whether a trademark is known or recognized in a relevant section of public for the purpose of subsection 6, what will it take into account? पहला कि कितने इसके कंज्यूमर हैं या होने की संभावना है, यानी मे बी उन्होंने लॉन्च किया है कई जगहों पे और अभी उनके कंज्यूमर्स बढ़े नहीं है, पर लॉन्च किया है तो कुछ दिन में उनके बढ़ने की संभावना है। फिर नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, ये भी वो ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। These are the business circles dealing with the goods or services to which that trademark applies। जैसे मैंने कहा कि पेन है
तो पेन स्कूल्स में कितने बिक रहे हैं, कॉलेजेस में कितने बिक रहे हैं, लोग कितने यूज कर रहे हैं उस एरिया में, तो उस सर्कल में कितने ट्रेडर्स हैं जो इसको यूज कर रहे हैं, ये इसको चेक करेंगे, ठीक है। Eighth, where a trademark has been determined to be well known in at least one relevant section of the public in India by any court or registrar, the registrar shall consider that trademark as a well known trademark for registration under this act. यानी वो कितना ज्यादा है, मतलब बेसिक लेवल पे मैं कहूँ तो कितना खर्चा हुआ है, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर उनको ये वेल नोन जानना है तो क्या उनको क्या क्या चीजों पर ध्यान नहीं देना है। पहला, नाइन्थ में, that the trademark has been used in India, that the trademark has been registered। जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो, क्योंकि वेल नोन के लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। that the application for registration of trademark has been filed in India, ये भी जरूरी नहीं है। फिर फोर्थ में ये भी देखेंगे कि इज वेल नोन इन और हैज बीन रजिस्टर्ड इन और इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन फाइल्ड इन एनी जुरिस्डिक्शन अदर देन इंडिया, ये भी जरूरत नहीं है उनको ये चेक करने की। और ये भी नहीं देखना है कि क्या ट्रेडमार्क जो है वेल नोन टू द पब्लिक एट लार्ज इन इंडिया है या नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द पीपल को ये नोन होना चाहिए। 10th, while considering an application for registration of trademark and opposition filed in respect thereof, the registrar shall, पहला, protect a well-known trademark against a identical or similar trademark। ये registrar का मेजर ड्यूटी हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इन अ वे कि अगर वो वेल नोन हो गया है, मान लिया गया कि वेल नोन है, तो अब उस मार्क को कोई अगर अप्लाई कर रहा है तो इसको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको वो मार्क के लिए रजिस्ट्रेशन ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी वेल नोन कंसिडर कर दिया गया है, जो मैंने अपर सेक्शंस में बताया है कि क्या क्या पैरामीटर्स है टू डिसाइड इफ इट इज अ वेल नोन ट्रेडमार्क और नॉट। Second, take into consideration the bad faith involved either of the applicant or the opponent affecting the right relating to the trademark। ठीक है, तो उनको ये भी चेक करना पड़ता है। 11th and the last of section 11, where a trademark has been registered in good faith disclosing the material information to the registrar, or where right to a trademark has been acquired through use in good faith before the commencement of this act, then nothing in this act shall prejudice the validity of the registration of that trademark or right to use that trademark on the grounds that such trademark is identical with or similar to a well known trademark। क्योंकि पहले गुड फेथ में होता था, डिस्क्लोज करते थे वो सारी चीजें, तो रजिस्टर होता है, तो अगर वो कंडीशन में रजिस्टर कर दिया गया है या उसको मान लिया गया है कि हाँ ये ट्रेडमार्क है, क्योंकि पहले एक्ट के पहले ये आया हुआ था ट्रेड एंड मर्केंडाइज एक्ट में, तो तब इसको आप रजिस्ट्रेशन से रोक नहीं सकते, या फिर ये नहीं कह सकते हैं कि वो आइडेंटिकल टू अदर्स है। सो विल स्टॉप ओवर हियर, क्योंकि हमारा ये मैंने जैसे बताया आपको कि ये लंबा है, तो वी विल स्टॉप हियर, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के सेक्शंस को डील करेंगे।